कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एस्टेट 2024 का जिसका विज्ञापन दिसंबर महीना में निकलने वाला है एस्टेट का, उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि एस्टेट का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं। एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा जानकारी, साथ साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए छात्र जो है काफ़ी परेशान रहते हैं और उनके चलते वो फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिसके चलते उनको परिणाम जो है परीक्षा के बाद भुगतना पड़ता है। जैसे कि इस बार भी भुगतना पड़ रहा और 2023 में भुगतना पड़ा, उसके बारे में डिटेल बताएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। इस वीडियो का अस्थिर से आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि एस्टेट से आपको रिलेटेड कोई गलती नहीं होगा, कोई गलती नहीं एस्टेट से रिलेटेड होगा। एकदम पूरा गारंटी देंगे आपको कि एस्टेट से रिलेटेड आपका कोई गलती नहीं होगा। और बीटेट के बारे में, क्योंकि बीटेट का भी विज्ञापन जो है दिसंबर में आ रहा है, तो बीटेट का जानकारी जो है हम शाम में वीडियो में देंगे कि बीटेट का फॉर्म कौन भर सकता है, क्योंकि बीटेट भी जो है सभी विषयों में आ रहा है, तो उसका भी जानकारी हम शाम को देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का मौका मिल रहा है, इसलिए पहले हमारी एस्टेट का देखते हैं, शाम में हम बीटेट के बारे में बताएंगे, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि एस्टेट का फॉर्म कौन भर सकता है, सारा बताएंगे आपको। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ 2 से 3 चीज़ समझना है आपको। एस्टेट का फॉर्म जो है 2 पेपर होता है। क्या होता है? 2 पेपर, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ध्यान से समझिएगा, पेपर 1 जो पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ये दोनों जो है पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये दोनों जो है क्या है, वो पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में कोई ये नहीं, मेरिट नहीं तय होता है। पात्रता परीक्षा में कट ऑफ दिया हुआ रहता है कि अगर आप इतना नंबर पास कर रहे हैं, इतना नंबर अगर आप अप्रोक्स कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। ये पूरी तरह से फिक्स किया हुआ रहता है पात्रता परीक्षा में। अगर ऐसा देखेगा पात्रता परीक्षा में, तो जो समान कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे, जो स्टेट 2024 देंगे, जिनका दिसंबर में विज्ञापन आएगा, तो जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे उनको 50% लाना है। 150 नंबर का आपको परीक्षा होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। जिसमें जो है समान कैटेगरी के 50% नंबर लाना है। 50% नंबर लाना है, उससे 49.99% भी लाइएगा तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको कितना लाना है? तो 50% लाना है। पिछड़ा वर्ग का देखिए मामला कुछ अलग है। पिछड़ा वर्ग का जो है आपका 45.5% लाना है। कितना लाना है? तो पिछड़ा वर्ग का जो है 45.5% लाना है पिछड़ा वर्ग का। तो ये और पिछड़ा वर्ग को पास करने के लिए कितना लाना है? तो 45.5%। जबकि समान कैटेगरी में कितना चाहिए? तो समान कैटेगरी में आपको 150 नंबर चाहिए, तो 75 नंबर चाहिए। 50% कितना होता है? तो 75 नंबर। जबकि पिछड़ा वर्ग में जो है क्या है आपको, तो 50% नंबर यहाँ पे चाहिए पिछड़ा वर्ग में। तो ये है पूरी तरह से अपडेट। एक सूचना और हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि अत्यंत पिछड़ा का बात किया जाए तो 42.5% चाहिए उन लोगों को पास करने के लिए। कितना चाहिए? तो 42.5%। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को देखिएगा तो 40% पास चाहिए। ये पूरा नंबर जो है कितना में, 150 नंबर का आपका परीक्षा और 150 नंबर का हम बात कर रहे हैं। दिव्यांग कैटेगरी का जो है कितना चाहिए? तो 40% चाहिए। महिलाओं का कितना चाहिए? तो 40% चाहिए। तो ये है आपका कैटेगरी की, कौन कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, इस बात को मान लीजिए। 2 तरह का पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। एकदम आसान भाषा में सब समझिएगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा? अगर समान कैटेगरी का रहिएगा, EWS का रहिएगा, पिछड़ा वर्ग रहिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहिएगा, तो अगर पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, अगर पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपको, अगर एक पेपर भरना है, पेपर 1 भरिएगा चाहे पेपर 2 भरिएगा, तो 960 रुपया देना होगा। जबकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर भरिएगा तो 1440 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जो है आपको 760 रुपया देना होगा। पेपर 1 अगर एक पेपर भरिएगा, चाहे पेपर 1 भरिएगा चाहे पेपर 2 भरिएगा। और आपको सेकेंड पेपर के लिए अगर सिर्फ दोनों पेपर भरना है तो 1140 रुपया देना होगा। यहाँ पे समझ गए इतना? अब आइए डिटेल चीज़ बताते हैं। एज को लेकर के, एज को लेकर के काफ़ी छात्र परेशान होते हैं, अधिक उम्र वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको समझना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनारक्षित वर्ग, अनरिजर्व जो वर्ग है आपका, एस्टेट में कितना एज दिया गया है? तो 37 साल दिया गया है। और अनुसूचित अनारक्षित महिला का कितना दिया गया है? तो दिया है 40 साल। मतलब पुरुष का जो है 37 साल और महिलाओं को 40 साल दिया गया है। ठीक है। अब जो उस समय जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उस समय 1/8/2024 के समय से लिया गया था। यहाँ समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। ये जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें दिया हुआ था कि 1/8/2024 से आपका जो है एज होना चाहिए 37 साल और 40 साल। मतलब 1/8/2024 से आपका एज का जो है काउंटिंग होगा, एज का आपका गणना होगा।
ठीक है, तो इसका 37 साल चाहिए जनरल कैटेगरी का पुरुष का, महिलाओं को चाहिए 40 साल। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं को कितना चाहिए, तो 40 साल। लेकिन आपका गणना कब होगा 40 साल का, तो 1/8/2024 से। इसी तरह जो है अत्यंत अति पिछड़ा और पुरुष और महिला के होगा 40 साल। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला का होगा 42 साल। अनुसूचित जाति महिला पुरुष का होगा 42 साल। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दे रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण चीज है वो बता दे रहे हैं। तो पहला तो महत्वपूर्ण चीज इसमें हम एक चीज इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं कि अभी इसका विज्ञापन कब आएगा, तो इसका विज्ञापन दिसंबर में आएगा। तो आपका एज का जो काउंटिंग होगा दिसंबर लास्ट से ही होगा, दिसंबर लास्ट से ही एज होगा। और हमें जैसा पता चला है कि एज का जो आपका काउंटिंग होगा 1/1/2025 से हो सकता है, 1/1/2025 से हो सकता है। अगर 1/1/2025 तक भी अगर आपका इतना एज हो रहा है 37 साल या 40 साल अपना अपना कैटेगरी में, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए लायक हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, इसको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब एक 2 से 3 चीज महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए। क्या है महत्वपूर्ण चीज, कि समान जो है प्रशासन विभाग के द्वारा संकल्प संख्या अगर 1962 को देखते हैं, जिसका दिनांक 22/1/2021 के जो है प्रावधान के अनुसार दिव्यांग कैटेगरी को जो अधिकतम जो है सीमा 10 साल की छूट दी जाएगी दिव्यांग कैटेगरी का। तो दिव्यांग कैटेगरी का जो है उनको 10 साल का छूट मिलेगा। लेकिन वही सब समान प्रशासन विभाग के द्वारा अगर पत्रांक संख्या जो है, परिपत्र संख्या जो है आपका 5374 देखते हैं, तो 2/4/2013 के प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र में जो है 3 वर्षों के लिए जो है आपको सेवा में छूट मिलेगा। और उनका जो है वास्तविक उम्र में जो है आपको लगभग 57 वर्ष तक वो है अधिक आवेदन नहीं होना चाहिए। 57 वर्ष से अधिक अगर कीजिएगा तो आपका नहीं होना चाहिए। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जब बिहार में बहाली आने वाला है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें भी मैक्सिमम चाहिए 55 साल। 55 साल के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर सकते, जिसका 4200 समथिंग पदों का वैकेंसी आने वाला है। उसका वीडियो हम शाम को लाएंगे, बता देंगे पूरा डिटेल से। तो कहने का था मतलब हुआ कि 55 साल बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो है सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका अपना कैटेगरी आपका ये है, आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। हम आपको क्या बताएं कि 1/8/2024 के तुलना में किया गया है, लेकिन ये अब 1/8/2024 की तुलना नहीं होगा। अब आपका विज्ञापन जिस तरह से आएगा तो 1/1/2025 के तुलना में अगर आपका जो है क्या होगा तो सही होगा। तो इस चीज़ को समझना है पूरी तरह से। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 2 से 3 चीज ध्यान देना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या बोला गया है, जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2023 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में किसी भी कोटि के जो है प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र की छूट नहीं देगी। ठीक है, देखिए 2023 में क्या हुआ था ना कि अधिक उम्र के स्टूडेंट जो है कोर्ट में जीत उनका हुआ था और उनको छूट मिला था, उनको अधिक उम्र में जो है उनको बेनिफिट मिला था। और 3 दिन के लिए जो है पोर्टल भी खुला था। और उसको पोर्टल खोलने के लिए जो है हम सबसे पहले बताए थे एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे, वो सबसे पहले बताया था। मेरे चैनल के माध्यम से बहुत लोग फॉर्म भी अप्लाई कर पाए थे। अब इस बार भी अधिक उम्र का केस चल रहा है। अब अधिक उम्र वाले को क्या जजमेंट मिलता है, जीत मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस बार भी मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जो आपका 37 साल आपका एज है, ठीक है, आपको अधिक उम्र वाला जो है आपको 10 साल बढ़ाने का बात किया जा रहा है। मैक्सिमम जो है 10 साल छूट देने का बात किया जा रहा है। और केस चल रहा है, करीब करीब केस का अंतिम सुनवाई है। तो इसमें जो है उनको मौका मिल सकता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो अभी जो है जजमेंट आने दीजिए, उसके बाद हम डिटेल बता पाएंगे उसमें। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समझना एक चीज़ और हम आपको डिटेल बताना चाहते हैं। यहाँ पे डिटेल समझिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परीक्षा को लेकर के। देखिए परीक्षा को लेकर के जो है आपका CBT बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो बताइए, मतलब एक ही विषय का जो है आपका अलग अलग पालियों में, मतलब कि अगर आपका 9-10 का जो है सभी विषय होता है, 11-12 का सभी विषय होता है, अलग अलग पाली में जो होता है, तो सभी पाली को जो है 100% करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, कि कितना जो है प्रश्न का लेवल कैसा रहा है। यहाँ पे देखिए बोला भी गया कंप्यूटर जो है बेस्ड टेस्ट विधि के आयोजित करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है और आयोजन एक से अधिक पालियों में अतिथियों में किया जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को समानता अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों की अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण उन परीक्षाओं के परीक्षा फल तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विधि में जो है पाली में अभ्यर्थियों की लाभ हानि नहीं हो सके। मतलब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन हल्का था, कोई स्टूडेंट बोलेगा सेकंड शिफ्ट में मेरा क्वेश्चन भारी था। तो नॉर्मलाइजेशन के विधि से जो है सबका
का जो है शिफ्ट का क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंट कर दिया जाता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज कर करके फिर जो है उनको स्कोर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है। अब देखिए नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है वो समझिए। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी का उत्तीर्णता जो है या जो है निर्धारित इसी प्राप्तांक के आधार पर होता है। कंडिका संख्या 7 को अगर आप देखते हैं तो रॉ स्कोर या जो सही उत्तर जो है प्राप्त कर अंक जो है उसके आधार पे होगा। मतलब देखिए क्या उदाहरण कि किसी समान श्रेणी वर्ग के 150 अंकों में अगर रॉ स्कोर उनका 76 नंबर है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उनका जो रॉ स्कोर जो है 74.90 आता है तो निर्धारित जो है आपका क्या हो गया, तो 50% का 150 का 75% प्राप्त नहीं होने के कारण उनका रिजल्ट जो है अधितूर्ण होगा। देखिए क्या कहने का मतलब है कि अगर आपका 76 नंबर आता है, ठीक है, तो आपको रॉ स्कोर जो है क्या कर दिया जाएगा, तो कम से कम एक नंबर जो है आपको एक नंबर अप्रोक्स 10% जो है उसका काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, ये बोला गया है। अब जो है इसमें बोला गया है कि यदि किसी परीक्षा में गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन के अपेक्षाकृत जो है परीक्षाओं प्रश्नों का गलत उत्तर की स्थिति में जो है ऋणात्मक प्रभाव में आता है। देखिए आपको तो ये तो पता है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, 150 नंबर में निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो जो भी नॉर्मलाइजेशन का है तो सारा शिफ्ट में जो है उसमें प्रावधानित किया जाएगा और ऋणात्मक प्रभाव आता है इसमें। इस बात को समझिएगा, ऋणात्मक प्रभाव यही आया कि किसी का 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, रॉ स्कोर उसका 80 नंबर है तो उसका कितना नंबर हो जाएगा, तो 78.90 हो जाएगा उसका नंबर। तो ये है आपका। अब हम डिटेल इसका बताते हैं, यहाँ से समझिएगा। 150 मिनट का आपका एग्जाम होगा, मतलब 2.5 घंटा का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसको बताइए आपको कि 150 नंबर का परीक्षा होता है, 150 नंबर का एग्जाम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब हम डिटेल बता रहे हैं आपको, सारा चीज़ बता ही दिए। अब इसको कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब फॉर्म भरने में पिछले बार जो है इतना कठिनाई हुआ था पिछले बार फॉर्म भरने में कि करीब करीब हम 6000 स्टूडेंट का फॉर्म भरे थे। अगर हम 6000 का स्टूडेंट नहीं भरते तो उसमें भी पता चलता कि 200 स्टूडेंट उसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन में गलती कर दी है। क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन हम सब इसी वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो प्रमाण पत्रों का देख लीजिए, इसमें मैट्रिक भी खो जाता है आपको अपलोड करने के लिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए आपको जन्मतिथि के साथ। इंटर का जो है प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक का जो है प्रमाण पत्र चाहिए, पीजी अगर है तो पीजी का चाहिए, अगर आप पेपर 2 भरिएगा तो बीएड का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई शैक्षणिक योग्यता है तो उसका भी आप दे सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है आपका प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा उम्मीदवार हैं तो आपको भी उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, जबकि क्रीमी लेयर जो है आपका प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ पे देखिए बोला गया है, एक बात समझिएगा महत्वपूर्ण चीज, जो बिहार के गजट में भी देखिए बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाला विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम पे। आपको पता है कि बिहार में जितना भी बहाली हो रहा है खास करके महिलाओं का, उसमें पिता के नाम पे हो रहा है, पति के नाम पे नहीं। पिता का जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है उसी के आधार पे आपका बहाली में होना है। पति के नाम पे जो है इसमें कोई बहाली में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और बोला गया है कि दिव्यांगता का जो दावा करने वाले होंगे उनको जो है आपको निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होंगे। अगर वो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो फिर से समझ लीजिए वो जनरल में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे जनरल में। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं। एक चीज़ हम इसमें जो है फिर हम डिटेल आपको डिटेल बताते हैं। एक चीज़ हम डिटेल इसमें बताना थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया, नहीं बताएं आपको। अदर स्टेट वाले जो भी हैं, सब अदर स्टेट वाले जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जैसे कि आप अदर स्टेट वाले देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे बिहार के अगर कोई महिलाएं होंगी तो उनको 40% में रिजल्ट हो जाएगा। मतलब 150 नंबर का 40% कितना हो गया, तो 60 नंबर में ही जो है आपका उनका जो है क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 60 नंबर में। लेकिन और समान कैटेगरी के पुरुष को कितना चाहिए, 50%। मतलब 150 में 50% मतलब 75 नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है आपको अदर स्टेट वालों का। क्या है अलग सिस्टम वो समझिए। अदर स्टेट वाले जो भी महिला होंगे, यहाँ समझिएगा, अदर स्टेट के जो भी महिला हों या पुरुष हैं उनको कोई आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। पहला ध्यान से समझ लीजिए बात को। अदर स्टेट के महिला पुरुष को कोई बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो समान कैटेगरी में आएंगे, उनको 50% चाहिए नंबर, ना कि 40% चाहिए महिलाओं का, उनको 50% नंबर चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिएगा।
अब आइए हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के डिटेल बताते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के जो है काफ़ी परेशान होते हैं छात्र सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, उसका हम डिटेल बताते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कम्बिनेशन। हम आपको जिस तरह से बताए परीक्षा का संरचना कि हो, एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप इसका परीक्षा होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 अंक का होता है, 150 नंबर का आपका पूरा परीक्षा होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेपर वन का हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है। पेपर 1 का कोड देख लीजिए, अब फिर हम डिटेल बताते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, यहाँ पे कोड देख लीजिएगा। विषय कोड अगर आपका हिंदी रहेगा तो आप वहाँ पे फॉर्म भरने में 101 भरिएगा, उर्दू रहेगा तो 102 भरिएगा, फारसी रहेगा तो 107 भरिएगा, अंग्रेजी रहेगा तो 109 भरिएगा, गणित रहेगा तो 110 भरिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका कोई भी विषय, इतना विषय में कोई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बता दे रहे हैं कि कोई भी अगर 12 विषय में आपका है, 12 विषय ही नहीं, यहाँ शारीरिक शिक्षा का भी एक विषय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शारीरिक शिक्षा का भी विषय, गणित विषय भी है, और ललित कला, नृत्य कला भी विषय है। तो कोई भी विषय, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विषय है, आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 50% अंक चाहिए किसी मान्यता प्राप्त स्नातक। कितना चाहिए, तो 50% आपको जो है स्नातक चाहिए, सबसे पहला चीज। और या तो स्नातकोत्तर चाहिए आपको, मतलब पीजी भी चाहिए, और पीजी चाहिए उनके लिए जो आपका पेपर 2 भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने का चीज़ है। और बोला गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा जो है बीएड भी चाहिए, स्नातक का बीएड भी आपको चाहिए, आपको इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर किसी प्राप्त जो है विश्वविद्यालय के स्नातक या जो है स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के साथ जो है आपका भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 50% भी है, यहाँ 45% भी है, मैंने 45% भी रहेगा, तब पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस बात को बोल दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या बोला गया, देखिए 3 से 4 चीज़ ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपको सेट कर जाएगा तो हो जाएगा। कौन ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि 50% चाहिए और बीएड चाहिए आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि 45% चाहिए प्लस बीएड चाहिए, और ये जो है जितना विषय है उसके लिए। तीसरा जो क्या है देख लीजिए, तीसरा जो है आपको 50% चाहिए, आपको 4 वर्षीय बीएड चाहिए और आपका 4 वर्षीय चाहिए। तो इसका जो है सारा चीज़ जो है आपका देख लीजिए। ये जो है अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये पूरी तरह से ही है, ठीक है, डिटेल। और संगीत विषय का देख लीजिए, संगीत विषय का बात करें चाहे ललित कला का बात करें, संगीत विषय में देख लीजिए 50% अंक चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और ललित कला में देख लीजिए 50% अंक चाहिए, और नृत्य विषय में देख लीजिए तो 50% अंक चाहिए। तो ये जो है आपको साथ साथ जो है आपको स्नातक चाहिए और बीएड चाहिए, ये सब तो सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल आपको बताना है, 2 से 3 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ समझना है सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के। क्या समझना है, गणित कौन कौन विषय में रखेगा पेपर 1 में, गणित विषय जो है कौन कौन रखेगा पेपर 1 में, जो है गणित विषय कौन कौन रखेगा, ठीक है। तो गणित विषय देखिए कौन कौन रहेगा, तो जो भी स्नातक जो है गणित के साथ भौतिकी किया होगा रहेगा, अगर वो फिजिक्स से किया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ रहेगा, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ रहेगा, या रसायन विज्ञान से किया हुआ रहेगा, या संख्यांकी विज्ञान से किया हुआ रहेगा, तो किसी कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो तो इंजीनियरिंग में स्नातक हो तो गणित विशेषता हो, तो क्रम में जो है स्नातक के साथ जो है आपको गणित विषय के यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आसान से समझिए, बहुत आसान से आपको समझा देते हैं, इतना आसान से कोई नहीं बताएगा। आप स्नातक पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं आप, यहाँ ग्रेजुएशन का बात किया जा रहा है, यहाँ बीएड का बात नहीं किया जा रहा। पहले समझिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, सांख्यिकी हो, अगर कोई एक विषय है, कोई जो है 2 विषय में कोई एक विषय अगर आपका है, तो आप आराम से जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आप गणित भरिएगा। क्या भरना है आपको, गणित भरिएगा। हाँ, गलती नहीं कीजिएगा। बहुत लोग जो है यहाँ रसायन शास्त्र भौतिकी देख करके फिजिक्स भर देते, विज्ञान भर देते हैं, साइंस भर देते हैं, और एक बार गलती हो जाएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। एक ही लाइन में आप समझ लीजिए, आपको गणित किसको किसको भरना है, तो जो भी फिजिक्स से किए हुए रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए रहेगा, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ रहेगा, रसायन शास्त्र से किया हुआ रहेगा, आपको सांख्यिकी विज्ञान से किया हुआ रहेगा, विषय से किया रहेगा, तो वो लोग जो है क्या भरेगा, तो वो लोग जो है आपको गणित भरेगा। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। वो लोग क्या भरेगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में गणित भरना है। और एक यहाँ पे जोड़ दिया गया, ये बोला गया इस क्रम में
स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता जो है सम्मिलित माना जाएगा। और स्नातक स्तर में जो है अगर जो भी कंप्यूटर साइंस में बीसीए किए हुए रहेंगे, मतलब ऑनर्स तो आप किए हुए हैं ही, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी है जो बीसीए किए हुए रहेगा, तो अगर बीसीए किए हुए अगर वो है तो भी जो है वो स्टेट भर सकता है, लेकिन उसका भी सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो गणित रहेगा। इसको ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना, उसको भी सब्जेक्ट जो है बीसीए वाले को भी गणित रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तब तो आसान भाषा हम समझ गए गणित वाले का। अब तो हमको नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगा कि गणित किसको किसको रखना है, मतलब गणित का ही पेपर आपको देना है, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको स्टेट का जो है 150 नंबर का जो आपको परीक्षा होता है 150 नंबर के, यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपको हम डिटेल से पूरा बता दे रहे हैं कि कोई गलती ही नहीं होगा इस वीडियो को अगर कोई देख लेगा लड़का तो। नहीं तो लड़का का तो ऐसा हाल होता है कि परीक्षा देता है, रिजल्ट आ जाता है, बाद में पता चलता है कि अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही गलती भर दिए, उसके चलते उसको क्या होता है कि परीक्षा से उसको जो है बाहर होना पड़ता है। यहाँ देखिए, विषय वस्तु में आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। अब 50 नंबर के ललित कला पूछा जाता है और शिक्षण कला पूछा जाता है, तो 100 नंबर का हम पेपर का बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका विषय वस्तु पेपर में क्या हो जाएगा, तो जिनका केमिस्ट्री से रहेगा, जिनका केमिस्ट्री से रहेगा, या जिनका जो है आपका फिजिक्स से रहेगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, या कंप्यूटर साइंस से रहेगा, या सांख्यिकी विषय से रहेगा, वो जो है 100 नंबर के पेपर में क्या भरेंगे, तो वो 100 नंबर के पेपर में गणित भरेंगे। समझ गए बात को। जो बीसीए भी किए हुए रहेंगे कंप्यूटर साइंस से, उनको भी जो है गणित ही भरना है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आइए, विज्ञान कौन भरेगा। अब यहाँ पे जो है साइंस के पेपर कौन भरेगा, मतलब 100 नंबर का जो पेपर होगा, अब यहाँ साइंस कौन भरेगा, गणित नहीं भरेगा, साइंस कौन भरेगा, तो यहाँ साइंस के देख लीजिए। तो जिनका भी स्नातक, जिनका भी जो है आपका ग्रेजुएशन जंतु विज्ञान से रहेगा या प्राणी विज्ञान से रहेगा, यहाँ समझिएगा कि जिनका भी स्नातक जो है आपका जंतु विज्ञान से रहे, चाहे प्राणी विज्ञान से रहे, या वनस्पति विज्ञान से रहे, या रसायन शास्त्र विषय में पढ़ित हो, ठीक है, या अथवा इंजीनियरिंग के साथ साथ विज्ञान के विशेषता हो, तो ऐसे में जो होगा आपका क्या होगा, तो उनके लिए जो होगा आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होगा, तो उसके लिए जो होगा आपका विज्ञान होगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी रसायन शास्त्र है, यहाँ भी रसायन शास्त्र है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले अपने पढ़िए, यहाँ पे डिटेल देखिए। बोला गया है कि स्नातक स्तर में जंतु विज्ञान जो है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान से पठित तथा इंजीनियरिंग के साथ साथ स्नातक के जो हो, मतलब जिनका विज्ञान से विशेषता हो, जिसका ऑनर्स जो होगा, जैसे कि केमिस्ट्री, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है तो उसका सब्सिडरी क्या हो जाएगा, फिजिक्स मैथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो उसका फिजिक्स मैथ हो जाएगा। तो जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स है, जो उसका सब्सिडरी अगर फिजिक्स मैथ होगा तो वो गणित भरेगा। लेकिन जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, अगर उसका सब्सिडरी फिजिक्स बायो रहेगा तो वो क्या भरेगा, तो वो आपको साइंस भरेगा। यही लड़का जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो गलती फॉर्म भर देता है और उसके चलते उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब यहाँ किसी का जंतु विज्ञान है, ठीक है, अब उसको डायरेक्ट विज्ञान भरना होगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे गणित नहीं भरेगा। यहाँ पे प्राणी विज्ञान है और विज्ञान भरना होगा, वनस्पति विज्ञान है, डायरेक्ट विज्ञान भरना होगा। यहाँ तक नहीं बोला गया, इसमें यह भी बोला गया है, यहाँ समझिएगा क्या बोला गया है, एक चीज कि इसके उपयुक्त जो है विषय के साथ बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी भी जो है समाहित किया जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी या जो है बायोटेक भी जो है इसके साथ समाहित किया जाता है विज्ञान में। और तीसरा जो है सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए कि स्नातक स्तर के सहायक विषय के साथ प्रतिष्ठा विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, किसी विषय से जो है आपका 2 विषय उत्तीर्ण हो और अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल का हो, तो आप प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। अब देखिए सोशल साइंस का इसमें कौन फॉर्म भरेगा, यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान का। पहला तो हम गणित के बता दिए पूरा बुरा अच्छा आपको कि किसको भरना है 100 नंबर में गणित में, विज्ञान के बता दिए। अब सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का कौन भरेगा वो देखिए। तो जो भी स्नातक स्तर के साथ सहायक जो है आपका विषय, जो आपका जो है सहायक विषय रहेगा, या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास अगर आपका रहेगा, या भूगोल रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, राजनीति शास्त्र रहेगा, किसी एक विषय से अगर आप उत्तीर्ण हैं, चाहे अगर आप इतिहास से पास हैं, भूगोल से पास है, अर्थशास्त्र से पास है, राजनीति शास्त्र से पास है, अगर कोई एक विषय से आप पास हैं तो ठीक है, तो एक विषय में आपको जो है या इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। अगर एक विषय में इतिहास हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे भूगोल हो, अगर कोई भी अगर सब्सिडरी पेपर भी आपका है तो आपको जो है सोशल साइंस भरना है, यहाँ सामाजिक विज्ञान भरना है। समझ गए होंगे आसान भाषा में पूरी तरह से।
अब आइए, भाषा से संबंधित हम आपको बता ही दिए हैं कि माध्यमिक परीक्षा विद्यालय में अध्यापक पद हेतु संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा जो है सब्सिडरी के विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। वही सब बोला गया जो हम आपको डिटेल बताए। तो ये था पेपर 1 का पूरा डिटेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, सारा सब्जेक्ट का हम बता दिए आपको। बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ संगीत हो, ललित कला हो, ये सब सारा जो अगर आपके पास है इतना तो आप भर सकते हैं। यहाँ सामने जो है यहाँ पर देखा देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है आपका, सारा भर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 का जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि पेपर 2 का सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है क्या है उसका, क्योंकि पेपर 2 का अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, पेपर 1 का अलग है। पेपर 1 मतलब 9-10 का टीचर बनेगा, पेपर 2 मतलब 11-12 का टीचर बनेगा, तो उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलग है। उसका वीडियो हम लाएंगे शाम में, और शाम में टेट का उसका बीटेट का भी वीडियो लाएंगे, उसका भी देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।